हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस। आज हम थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं अपने 2000 PYQ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए आपका 2000 क्वेश्चंस का हमने जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका आज एक थर्ड पार्ट है। और ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, आप पिछले जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको भी आप एक तरह से विजुअलाइज कर लीजिए। हम ये 2000 क्वेश्चंस जो लेकर आ रहे हैं, मैं आपको एक कमिट कर रहा हूं कि 2000 क्वेश्चंस में से यू डेफिनेटली गोट 23 प्लस मार्क्स। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे कि ये हमारे पास जो एक्चुअल में ये एक मेटल का सरफेस था, ठीक है, ये मेटल का सरफेस है। यहां पे कुछ इंसिडेंट एनर्जी फॉल होती है इसके ऊपर, ये एनर्जी फॉल होगी। ये एनर्जी जो होती है हमारे पास, जो एनर्जी सप्लाई होती है E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू रहती है। यहां से इस मेटल के सरफेस से, इस सरफेस से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी एक तरह से वेलोसिटी पूछी गई है इसमें, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें जो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ एनर्जी इसके ऊपर फॉल होगी और इस मेटल के सरफेस से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा गया है यहाँ पे, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है कि इनिशियल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। तो वो डिपेंड करेगा आपका आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए भाई, हमारे पास आइंस्टीन ने बताया था कि हमारे पास कुछ जो एनर्जी हम फॉल करेंगे मेटल के सरफेस पे, जो एनर्जी इंसिडेंट की हमने, कुछ तो हमारे पास वर्क फंक्शन में खत्म हो जाएगी और जो बाकी बच गई वो हमारे पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। यानी हमारे पास ये कुल एनर्जी हमने यहाँ पे इसके ऊपर फॉल की है, कुछ हमारे पास एनर्जी लग जाएगी इसमें कि मेटल के सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, ठीक है भाई, इतनी एनर्जी तो आपका मेटल पे, इस मेटल के लिए चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सभी मेटल के लिए अलग अलग होता है, जैसे कैल्शियम का होता है, जैसे कि हम बात करें नियर अबाउट आपका ये सबसे कम होता है कैल्शियम का, प्लेटिनम का नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तकरीबन होता है, तो ये डिफरेंट रहता है। तो ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अनुसार हमारे पास हम देखेंगे कि आपका वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी वाली टर्म कहां पे आएगी? ये काइनेटिक एनर्जी में आएगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं जो एनर्जी इंसिडेंट फॉल की है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन थी भी, ये एच न्यू, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। ये भी आपका वर्क फंक्शन भी एक तरह से एनर्जी है, बट वो एनर्जी खत्म हो जाती, खपत हो जाती मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एच न्यू नॉट आएगा। न्यू नॉट हमारे पास ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो हमारे पास ये v² किस पे डिपेंड करता है, मतलब v किस पे डिपेंड करता है? तो v को एक तरफ रख लेते हैं इक्वल के साइन से, 1/2 mv²। यहाँ पे क्या आएगा? h फ्रीक्वेंसी माइनस h न्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे आपका इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी की। और ये जो हमारे पास ये इस तरफ लेके आए हम इक्वल साइन से इस तरफ, ये आपकी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई इतनी कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हो रही है कि इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, मतलब उसके इतने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी होगी उससे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखिए थ्रेशोल्ड, ये इस तरफ क्या हो गया? v किस पे डिपेंड कर रहा है? इक्वल में देखो आपका जो है न्यू पे आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी आ रहा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी आ रहा है। तो इसके ऑप्शन होंगे सेकंड एंड थर्ड बोथ, बट हमारे पास इसमें आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा 4, ठीक है। दोनों ही आपके ट्रू आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, A coil of copper wire is moved, ये कॉपर की एक कॉइल है भाई इस तरह से, ठीक है, मूव पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से आ रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल है कॉइल। कॉइल जैसे कि हमारे पास एक टर्न ले लिया, ठीक है, जैसे कि आपके कोई कड़ा ले लो, कोई रिंग ले लो, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई,
ठीक है। इसके पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस कॉइल को इस तरफ और इस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, ईएमएफ के लिए थी माइनस डी फाई डिवाइड बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था हमारे पास। ये माइनस साइन अपोजिट के लिए इंडिकेट करता है, लेंस के अकॉर्डिंग आया था। तो फाई हमारे पास क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है भी हमारे पास बी डॉट ए, यानी इसको सोल्व करें, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो बी ए कोस थीटा, ये ए का जो होता है ना, ए के ऊपर एक नॉर्मल बनता है, ये मान लीजिए ये तल हो गया। ठीक है, इस तल का नॉर्मल क्या रहेगा, इसका तल का रहेगा नॉर्मल ये एन कैप। ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ। ठीक है, तो एन कैप आपका ऐसे है, दोबारा से लिख देता हूं, बी की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा हमारे पास, ठीक है 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास बी ए कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया आपका फ्लक्स। जब फ्लक्स 0 है, फ्लक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ईएमएफ कितना होगा भाई, ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फाई 0 हो गया तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल विल बी 0। ठीक है, तो 0 रहेगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वर्क डन ऑन ए बॉडी वेरी विद, वर्क डन W इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है ए टी स्क्वायर बी टी है भैया, ये प्लस और टी में डिफरेंशिएट कर लेना, प्लस सी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये इक्वेशंस पे एक न्यूमेरिकल आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 25 की आज हम करेंगे, एक ही सेट सोल्व करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन बता दिया, फाइंड क्या करना, पावर, तो W दे रखा है, पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W बाय T है। लेकिन W आपका सिंपल वे में नहीं दिया हुआ, W आपका क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे A B C आर कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल T है। T क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, T क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला dW बाय dt। ठीक है, यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे वर्क की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ए टी का स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस में सी डिवाइड बाय डी टी है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर में है तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2a टी की पावर 2 थी, रिड्यूस बाय 1, 2t प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन भी। ठीक है, टी और प्लस में कंफ्यूज मत होना, ये b टी की पावर 1 है तो 0 हो जाएगी हमारे पास, ये b, तो ये आ गया हमारे पास पावर। ठीक है, ये पावर आ गई। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, पावर एट टाइम t0, तो t पुट कर दो इसमें, t की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, t0 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगी, 0 प्लस b, यानी पावर हमारे पास कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर 4 b। ठीक है, क्लियर है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 54 क्वेश्चंस। रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ए बॉडी सबमर्ज इन ए फ्लूइड, फ्लूइड में कोई एक, ये फ्लूइड हो गया हमारे पास, इस फ्लूइड में कोई बॉडी सबमर्ज मतलब आधी डूबी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास इसका लेवल था, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये आधा डूबा हुआ है। ठीक है, ठीक है ऐसे। ठीक है, और इसके बाद फ्लूइड के ऊपर एक्ट फ्लोइंग पॉइंट ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर क्या लगेगा। ठीक है, आधी डूबी हुई है तो सिंपल सी बात है, ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है, आधी लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड यहाँ पे, और हमारे पास, और ये आधी क्या है, इस लिक्विड के लेवल से ऊपर है। तो हमारे पास इसके ऊपर लगता है डाउनवर्ड फोर्स, देखो मैं अलग से बना देता हूं, डाउनवर्ड फोर्स लगता है इसके ऊपर mg लगता है इस ऑब्जेक्ट का, जो मास जो इसमें तैर रहा है वाटर में या लिक्विड में, और अपवर्ड फोर्स लगता है जो जितना स्थान ये घेरती है ना, जितना स्थान ये लिक्विड में घेरती है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम बायंसी कंसेप्ट बोलते हैं या बायंट फोर्स बोल देते हैं। तो बायंट फोर्स अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम सिंपल वे में देख सकते हैं
कि कैसे देखें डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लेट को ऐसे छोड़ देते हैं, प्लेट को ऐसे छोड़ेंगे तो वैसे सिंपली तो नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी, ऐसे छोड़ दिया हवा में, ठीक है, नीचे जाएगी। लेकिन पानी के ऊपर छोड़ दिया तो एकदम पटक देने से आवाज सी आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट होता है बायंट फोर्स, ठीक है, ये अपवर्ड थ्रस्ट लगता है बायंट फोर्स। और ये कितना रहता है, ये अपवर्ड फोर्स आपका रहता है कि जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, कितनी जगह खाली कर दी इसने, ठीक है। तो हमारे पास अपवर्ड जो बायंट फोर्स आएगा, बायंट फोर्स वो मास चाहिए, ठीक है, मास इंटू जी, ठीक है, mg आएगा, mg, ठीक है। तो mg किसका निकालेंगे, ये निकालेंगे हम जितना लिक्विड ये यहां से हटा है, ठीक है, ये इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास m इंटू जी है। तो मास को कैसे निकालेंगे, हमारे पास होता है डेंसिटी का फॉर्मूला m डिवाइड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m निकालना मुझे, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू रो v हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रो v, ठीक है। तो आपका बायंट फोर्स विल बी रो v वॉल्यूम एंड g। तो ये होता है, हालांकि इतना पूछा नहीं हुआ है, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। वैसे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 10 मिनट में हम कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है कि हमने क्या सीखा है, ठीक है। एक तरह से क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है, आपका टॉपिक्स का क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बायंट फोर्स के लिए बारे में बता दिया कि बायंट फोर्स ये अपवर्ड जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो इसका तो सिंपली हमारे पास सेंटर ऑफ बायंसी की वजह से आ गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। प्रेशर तो नहीं लगेगा इसके ऊपर, अपवर्ड थ्रस्ट बोलेंगे। मास का कोई इशू नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है इसके इशू नहीं है। ये कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज आपकी जाती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है। इस पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रा कर दें, क्या कर दें इसके ऊपर हम कोई भी टेंजेंट ड्रा कर दें, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालनी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी थी, इस पॉइंट पे कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, यानी ई जो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस में डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बताएगा ना, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, ठीक है, बी आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक स्टैटिक चार्ज की वजह से भी हो सकती है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 जो है 56। द ट्रक एक्सेलरेट फ्रॉम स्पीड v टू 2v। मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी v। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, कितनी होगी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u भी लिख सकते हैं आप, खैर इसमें बताया है v, ठीक है। तो u f फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 2v है, ठीक है। अलग अलग गिवन है ना, ठीक है, v और 2v, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये ट्रक चल रहा है, ठीक है। ट्रक अभी चल रहा है, रेस्ट की बात नहीं हो रही। ट्रक यहाँ पे रेस्ट में होगा, स्टार्टिंग में उसमें होगी, हो सकती है इसकी वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। उसके बाद ये ए पॉइंट था, यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बी पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी होगी v, और सी पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सी पॉइंट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 2v। कितनी वेलोसिटी होगी, 2v, ठीक है। यहाँ पे v हुई है, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन और इसकी स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वर्क डन और स्पीड के बीच में रिलेशन तो नहीं होता भाई, ठीक है। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है वर्क डन उतना ही होगा जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन होगा। तो हमारे पास इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो W इज इक्वल टू हमारे पास K फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल,
के इनिशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल क्या आएगा 1/2 एम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 mv², ठीक है। तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, तो v की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 2v², ठीक है, 2v का होल स्क्वायर माइनस 1/2 mv², इनिशियल v ही थी, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास वर्क डन आएगा हमारे पास कितना 1/2 m कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 2v का स्क्वायर 4v² माइनस v², कितना है हमारे पास वर्क डन आ गया 1/2 m 3v², ठीक है। ये वर्क डन आया है। ये वर्क डन किसके बराबर होगा, ये बता 3 टाइम एज वर्क डन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू वी, मतलब ये वर्क डन ए बी से सी आया, बी टू सी जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, ये कह रहा है कि 3 टाइम ऑफ, जब वो ए से बी तक आया, ए से बी तक आया तब कितना वर्क डन किया, उससे 3 गुना वर्क डन। तो ए से बी का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है, तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन हमारे पास k फाइनल मतलब k एट b माइनस k एट a, तो हमारे पास k एट b कितनी थी 1/2 mv², k एट a काइनेटिक एनर्जी अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी तो 1/2 v² यानी वेलोसिटी 0, तो फिर ये 0 हो जाएगी -0। तो W बराबर कितना आएगा, W मतलब ये कौन सा है ए से बी तक, ए से बी तक गया था आपका जो वर्क डन कितना है 1/2 mv², और जब आपका बी से सी तक गया 1/2 m3v², तो तीनों में क्या अंतर है इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 गुना होगी ना, ठीक है। तो 3 टाइम ऑफ वर्क डन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम वी से रेस्ट टू वी, यानी रेस्ट से वी तक जो जितना गया था तब जितना वर्क डन किया, अब v से 2v तक गया वो वर्क डन पहले की तुलना में 3 गुना है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े, ठीक है। आपके पास जो टाइम होता है एग्जाम में प्रॉपर टाइम होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं खासकर फिजिक्स में स्टेटमेंट को इसमें हाफ टाइम सॉल्यूशन में लगाइए, और हाफ टाइम जो होता है आपका अच्छे से पढ़िए कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। आगे वाली स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सेम एज वर्क, सेम तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे वर्क डन कम है, यहाँ पे वर्क डन ज्यादा होगा, 4 टाइम नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट वन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन करे हैं, स्टेट को डिफाइन करें। थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेशर कितना है, अभी प्रेशर जैसे कि 200 पास्कल है मान लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका जो है 4 सेंटीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास मान लीजिए 24 डिग्री से, आपका 24 आपका जो है 247 ले लेते हैं, 247 केवल केल्विन मिलेगा ना टेम्परेचर एसआई यूनिट के अनुसार, ये है। इन तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ थोड़ा सा, मान लीजिए प्रेशर वही रखिए, वॉल्यूम वही रखिए, टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक, इसकी स्टेट चेंज हो गई है। तो ये वेरिएबल है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो हम कहेंगे थर्मोडायनामिक की स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। प्रेशर मान लीजिए 202 पास्कल हो गया तो कहेंगे स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। पहले इसकी स्टेट कुछ थी, अब स्टेट इसकी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस का कोई इशू नहीं है, स्ट्रेस आपका मैकेनिकल फोर्स में आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया आपका रहता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस सॉलिड के केस में रहता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक बेसिकली हम गैस स्टेट में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, बाकी तीनों पार्ट सही है आपके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपका वो जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास 0, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पे टाइम कितना था भाई, टाइम 0 हो गया। द रेशियो ऑफ ए क्या है, ए कांस्टेंट बता दिया भाई, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक समान है, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। द रेशियो ऑफ स्पीड एट टाइम t1, t मतलब 1 सेकंड हो, t2 सेकंड हो, t3 सेकंड हो, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो ए कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट मतलब ए तीनों के लिए सेम है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या लिख सकते हैं v बाई टी, या चेंज इन v बाई
टी, ठीक है। चेंज इन वी मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा तो वो वेलोसिटी में आएगा। जैसे कि 50 मीटर पर सेकंड है, उसमें से 30 मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो बचेगा क्या, 20 मीटर पर सेकंड बचेगा क्या, वो वेलोसिटी ही बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू वी बाय टू। देखो इसको इनकरेक्ट मत बताना ना, ठीक है, मैं इस सेंस में यूज कर रहा हूं ये, ठीक है। यहाँ पे चेंज की बात नहीं हो रही क्योंकि a कांस्टेंट है। तो पहले केस में टाइम t1 बोल लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना आएगा t1, ठीक है, वेलोसिटी v1। दूसरे केस में a बराबर v2 डिवाइड बाय t2। तीसरे केस में a इक्वल टू v3 डिवाइड बाय t3, ये हमारे पास आएगा। तो t इसमें क्या पूछा है, किसकी रेशियो पूछा है, देयर स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, v1 इज इक्वल टू a1 t1 इज इक्वल टू ये इसका हो गया। v2 के बराबर क्या आएगा, v2 के बराबर आएगा a t2। v3 के बराबर क्या आएगा, a t3। तीनों का रेशियो निकालेंगे, v1 v2 एंड v3, तीनों का रेशियो। तो v1 की वैल्यू क्या है, a t1 रेशियो a t2 एंड a t3। a तीनों में सेम है, ठीक है। तो रेशियो क्या रहेगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का भी रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो है t1 t2 एंड t3। तो टाइम का रहेगा रेशियो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो 1 2 3 सेकंड, ये किसका आएगा, वेलोसिटी का आएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा भाई। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं है भाई, ठीक है। कौन सा सोर्स नहीं है, देखो जब अब हमारे पास जब चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज हमारे पास जब रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में होगा तो हमारे पास क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूस, ये चार्ज आपका रेस्ट में है, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यही चार्ज आपका मोशन में आ जाए, मोशन में आ जाए, ठीक है, मोशन गति कर रहा है ये, ठीक है, मोशन में आ जाए, ठीक है, ये रेस्ट के लिए था भाई, ये मोशन के लिए है, ठीक है। तब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा भाई, ठीक है। तो आपका सोर्स कौन सा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज से नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज से नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट से तो होगा क्योंकि चार्ज मोशन में होगा। रोटेटिंग मैग्नेट होगा उससे भी होगा। गैल्वेनोमीटर कैरिंग, करंट कैरिंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है वो करंट को कैरी करती है। तो करंट कैरी मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ही गैल्वेनोमीटर में जो जो कॉइल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्टैटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, बाकी तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड ए अर्थ। ये हमारे पास अर्थ होगी, ठीक है, इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट हो गया भाई, ये रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो इसके हमारे पास इसकी जो टोटल एनर्जी रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसमें बता रहा है ई है। ई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ई से लिख दिया, यानी आपका मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये ई के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये कह रहा है देन द पोटेंशियल एनर्जी, और तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है। ये हर केस में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो उस केस में भी आपका यही आएगा। तो खैर यहाँ पे ये ग्रेविटेशन से है। तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होती है वो नेगेटिव में होती है। कितनी होती है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R, ठीक है। R ये डिस्टेंस टोटल इस अर्थ के सेंटर से, ठीक है। और m जो इस है ये सैटेलाइट का मास है और इस अर्थ का मास कैपिटल M है, ठीक है।
जी आपका जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव में रहती है, जी एम एम डिवाइड बाय 2r, ये काइनेटिक एनर्जी रहती है भाई। ठीक है, तो ये आप थोड़ा नोट कर लें, ये काइनेटिक एनर्जी ये रहती है और पोटेंशियल एनर्जी ये रहती है। तो इसको सोल्व करें भाई, सोल्व करने में हमारे पास एलसीएम आएगा 2r, तो इस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2g m m, ठीक है, 2 एलसीएम आपका ये आया है। ठीक है, तो r से ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया आपका, और प्लस का g m m ये आ गया हमारे पास। तो क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक की, जो एनर्जी की, सॉरी, ठीक है, एनर्जी की, तो ऊपर माइनस 2gmm में से प्लस का 1gmm घट गया, तो माइनस का क्या बच गया, माइनस का g आपका जो m डिवाइड बाय 2r, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये बचती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए इनके बीच में। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए देखो हम कैसे करते हैं। इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था माइनस जी एम एम आर। तो इसमें माइनस जी एम एम आर को मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। इस टर्म को लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या है, इसको टर्म को, पूरे टर्म को मैं पोटेंशियल एनर्जी ले दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट क्या वैल्यू आ गई, 2E आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या रिलेशन के बीच में 2E आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल पूछा था तो 2E। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हिडन लाइन है जो हमें दिखाई नहीं देती, ये मैंने एक नहीं बनाया है, इसके अंदर मैं 3-4 क्यूब बनाऊंगा। ठीक है, तो वो उनको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसी प्रकार एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो पीछे हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे। तो इनके बीच वाले पे यहाँ पे रखा है, इसी प्रकार नीचे भी। ठीक है, तो ऐसे एज्यूम करना है। ठीक है, तो बीच वाले पे यहाँ पे चार्ज रखा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है और यहाँ पे पूछा गया कि एक क्यूब में, ठीक है, एक क्यूब में। ठीक है, तो ये कैसी शेप बन गई, ये शेप बन गई ऐसे, इस तरह से कि यहाँ पे चार्ज रखा है और यहाँ पे ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे फ्लक्स तो ऐसे भी जाएगा ना, इससे ऐसे भी जाएगा, मतलब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ केवल इसकी, केवल मैंने ये कंसिडर किया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक क्यूब ये लिया हमने, तो इस पे, इसकी वजह से यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, सभी डायरेक्शंस में आएगी। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, इस क्यूब के लिए, इस कॉर्नर वाले क्यूब के लिए, तो ये कॉर्नर पे होगा। ठीक है, इसके लिए एक कॉर्नर पे ये क्यूब है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल चार्ज था, मान लीजिए क्यू, कितना चार्ज बताया गया है, ये चार्ज था क्यू। इस क्यू चार्ज की वजह से आपका फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स गॉस की थ्योरम के अनुसार क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है ये। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने इसके अंदर स्फीयर बन गए। ठीक है, ये नहीं सॉरी स्क्वायर बन गया, आपका जो क्यूब बन गए, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, 2, एक नीचे वाले क्यूब ये 3, एक पीछे इसके नीचे 4, मतलब 4 इस तरफ 4 इस तरफ, 8 क्यूब बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये है, तो 8 क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, एक कॉर्नर पे रखेंगे तो 8 डायरेक्शन में जाएगा, 8 डायरेक्शन में आपका ये, यानी आपका जाएगा तीनों डायरेक्शन में, यानी टोटल हमारे पास 7 क्यूब आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास रख सकते हैं कि हमारे पास 4 और 8 बॉक्स को रखना है इक्वल साइज के। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर शेप के। ठीक है, और एक एक कॉर्नर पे चार्ज रखिए, तो इसके 8वें जो हिस्से में ये आएगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको थोड़ा डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, डायग्राम आप समझे कि इसके आधे हिस्से में, ये पूरा हमारे पास ये था, आधे हिस्से में कितने आ गए, आधे हिस्से में देखिए ये हमारे पास कितने आ गए। ठीक है, ये आधे हिस्से में एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। ठीक है, तो 8th पोर्शन आएगा। ठीक है, तो आपका टोटल तो ये है और हमारे पास 8th पोर्शन में क्या आएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक कॉर्नर पे रखा था, ठीक है। अगर ये इसी के सेंटर में रखा होता, इसी क्यूब के सेंटर में रखा होता, फिर हमारे पास ये वैल्यू आती, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंटर पे रखें, उसके कॉर्नर पे रखें क्यूब के, और उसके एक फेस पे रखें, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 8th पार्ट हो गया ना, ठीक है, टोटल 8 क्यूब हो गए, तो 8 में हिस्सा आएगा 4, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है। ये बॉल कोई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, ठीक है। एंगल हॉरिजॉन्टल 60 बना रहा है, जैसे कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। ये ऐसे बॉल फेंकेगी और बॉल आपका प्रोजेक्टाइल के मोशन इस तरह से ये ट्राजेक्टरी रहेगी। ये एंगल कितना था 60 डिग्री था, ये एंगल कितना था 60 डिग्री था। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, कितनी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है कि आपका व्हाट विल द स्पीड ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे स्पीड कितनी होगी भाई इस हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए वर्टिकली ऊपर तो नहीं जा रही है, ऊपर जितना जा सकता था ये जाली ऑब्जेक्ट, ये पत्थर या स्टोन जो भी है, और ये अब ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी होगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ये यू एक्स बोल देते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही है ये, ठीक है, यू हमारे पास वाई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऐसे डायरेक्शन में हमने दी थी ये, यानी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी दी थी, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना 60 डिग्री है, ये यू है, तो हमारे पास क्या आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक, कितना आएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कितना 20, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यू एक्स कितना आ गया 10 आ गया भाई, कितना आ गया 10, मतलब 60 1/2 10 से कर देंगे। यहाँ पे वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि ये कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हो रहेगी, ठीक है, वर्टिकल हमारे पास थोड़ा सा इस तरफ आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो ये है यू एक्स, वर्टिकल हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, वो जी की वजह से लगता है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, ऑप्शन आएगा इसका 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स की इक्वेशन दे रखी है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एक्स, एम्पलीट्यूड दिया होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जनरली ए ले लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास कोश, हमारे पास क्या आता है कोश ओमेगा टी प्लस या माइनस 5, प्लस या माइनस 5, ये हमारे पास एंगल होता है जितना एंगल वो ट्रेस करता है, और ये होता है इनिशियल फेस कांस्टेंट। ये क्या होता है इनिशियल फेस कांस्टेंट। अगर y की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो ये a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये एंगल ट्रेस करता है कोई पार्टिकल, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास पार्टिकल मान लीजिए पहले से यहां से चला कोई, बाद में कितना ट्रेस किया ये एंगल ओमेगा टी किया, तो ओरिजेंटल के साथ एंगल कितना था ये एंगल था 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये तो प्लस में है, माइनस में भी हो सकता है, जैसे कि कोई पार्टिकल वो चला है, ये हमारे पास ओरिजेंटल हो गया, पार्टिकल चला है एक्चुअल में यहां से, पार्टिकल यहां से चल करके यहां जा रहा है भाई, ठीक है, और ये एंगल इससे कितना नीचे था, ये था 5, और यहां से यहां तक कितना एंगल ट्रेस किया इसने ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली फेस कांस्टेंट पूछा गया है, तो फेस कांस्टेंट π/4 रहेगा, इसका आंसर π/4, ठीक है। ये √2 है भाई, ठीक है, √2 था ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का मास कितना भाई, ये हमारे पास लिफ्ट होगी, लिफ्ट का मास ये m लिख देता हूं मैं, कितना 2000 किलोग्राम, ठीक है। टेंशन ये रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, ये आपका इस तरह से यानी स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ठीक है, ये आपका लिफ्ट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। टेंशन यानी इसके ऊपर टेंशन कैसे लगती है, ऑब्जेक्ट से टू अवे, स्ट्रिंग की टुवर्ड, टेंशन यहाँ पे कितनी है भाई टी, ठीक है। ये टेंशन हमारे पास है 28,000 न्यूटन, कितना है
28,000 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन तो सिंपल सी बात है, इसका वेट कितना होगा, इस पे अपवर्ड फोर्स तो 28,000 न्यूटन लग रहा है टेंशन की वजह से, ठीक है। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, डाउनवर्ड यानी वेट, वेट क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 2000 गुणा g की वैल्यू राउंड ऑफ ले लेते हैं 10, कितना आ गया 20,000 आपका न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, नीचे 2000 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और ऊपर लग रहा है कितना 28,000 न्यूटन। तो बताओ एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन इज वैल्यू पूछेगी, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब पर सेकंड स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इनका भाई, ठीक है। ये कंप्यूटराइज टाइपिंग में है इशू। तो ये इस तरह से तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपवर्ड आएगा थर्ड और आपका फर्स्ट में से आंसर आएगा, कितने वैल्यू आएगी हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में हमारे पास ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स टोटल नेट फोर्स, ठीक है, m इंटू ए, एक्सेलरेशन पूछा है इसमें। नेट फोर्स कितना होगा भाई, नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 28,000, ठीक है, ठीक है, और अंदर की नीचे की तरफ कितना लग रहा है 20,000। मास कितना है इसका, लिफ्ट का मास की बात हो रही है, तो मास कितना हमारे पास, मास तो 2000 आपका जो है केजी है। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो 28,000 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना हो सकेगा 8,000, ठीक है। 8,000 के बटे में क्या करेंगे, डिवाइड में है 2,000 कर देंगे, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपवर्ड की तो पहले बता दिया था, तो ये इस तरह से रहेगा। लिफ्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ब्लॉक्स पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है यानी हमारे पास ये किस पे डिपेंड करती है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका मैं आपको बताता हूं कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए मैं बता देता हूं कि क्या होता है कि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या रिजिडिटी है, ठीक है, वो जैसे सिल्वर के लिए दे दी तो पूरे सिल्वर के लिए वो रहेगी एक ही, ठीक है। दूसरा कॉपर के लिए दे दी, आपका वैल्यू गिवन होती है, आपने देखा होगा कि y की वैल्यू y यंग मॉडुलस बोल देते हैं, या हमारे पास g है या फिर k है बल्क मॉडुलस, ठीक है। इनकी वैल्यू गिवन होती है फिक्स, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये फिक्स है, तो उसके ऊपर फोर्स जैसे कि ये वैल्यू फिक्स है ना, न्यूमेरिकल में भी आपने देखा होगा ये वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स दे दी उन्होंने, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप है, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में से आया हुआ क्वेश्चन +1 में से। तो इसी में से अगर हम बात करें तो वो आपका जैसे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दी आयरन की, वो फिक्स रहेगी, चाहे उसके ऊपर फोर्स कम लगे ज्यादा लगे, ठीक है, बट वो टाइप ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके ऊपर ये टेंशन फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो क्या रहेगा, यंग मॉडुलस रहेगा, यंग मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। अगर यही फोर्स क्या लग रहा हो इसके ऊपर, सीरिंग फोर्स लग रहा हो, सीरिंग का मतलब टॉर्जनल फोर्स, ठीक है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, जैसे किसी रबड़ को ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा लग गया, ये लग गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो वो फोर्स जो लगाया वो किस टाइप का लगाया है, तो जैसे आयरन की बात करें तो आयरन के लिए कोई भी आप एक मटेरियल ले सकते हैं, तो एक मटेरियल के लिए उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपका जो है उसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू अलग होगी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो ना कि ये स्ट्रेस पे डिपेंड करता, स्ट्रेस आपका 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप पे लग रहा है, आपका सीधा लग रहा है परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यानी टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब वो बात करेगा यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस की अलग वैल्यू रहती है। अगर शियर फोर्स लग रहा है तो वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेगा, तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का फोर्स है, ठीक है, तो इस पे आएगा ये, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, भाई टाइप ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, ना कि आपका स्ट्रेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखिए ये हमारे पास फोर्स हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है x,
और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ गिवन है। तो ये हमारे पास जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये यहां से ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। इस ग्राफ में ऐसे ग्राफ आपने देखे होंगे, तो इसका जो ये एरिया है ये हमारे पास वर्क डन के बराबर होता है भाई, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। और तो ये वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। और एक और भी एप्लीकेशन है इनकी, जैसे कि वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक तरफ टाइम बढ़ रहा है, एक तरफ ये, ठीक है, वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ में जो है, जो ये एरिया है वीटी ग्राफ में, ये किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है। और हम बात करें एरिया, पीवी डायग्राम होता है भाई, ठीक है, पीवी डायग्राम, ठीक है। जैसे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम है, इस तरफ पी है प्रेशर, इस तरफ वॉल्यूम है। तो पीवी डायग्राम के अंदर जो ये लाइन कर्व है, जो ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो ये वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी आई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बराबर फोर्स इनटू एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो वर्क डन आ जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास एक तरफ v बढ़ रहा है, एक तरफ t बढ़ रहा है, ठीक है। तो v इंटू टी करेंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें सिंपली। आपका p इंटू v करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वर्क डन आएगा, ठीक है। वो बात d डेल्टा v होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंपल्स हमारे पास अलग टर्म रहती है, ठीक है। तो हमारे पास बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्क डन इसका आंसर आएगा, ठीक है। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती है, बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में ये क्या लगते हैं, एक दूसरे को अपने को कम एरिया में सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो फोर्स पर यूनिट जो लाइन होता है, ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है। ये टॉपिक होता है आपका +1 क्लास में। तो ये सरफेस टेंशन होता है अभी, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि ये आपका इस तरह से कोई ड्रॉप है, ये इसी प्रकार के भी आ सकता है कि जो स्फेरिकल की होती है, जैसे हमने एक पानी की बूंद फर्श पे गिरा दी तो वो स्फेरिकल होने की ट्राई करती है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, एक लाइन के रिगार्डिंग ये जो है फोर्स लगता है इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट आपका जो लेंथ है L, ठीक है, कम एरिया में सिकुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स लगता है उसको हम स्ट्रेस सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास क्या? P इज इक्वल टू Q टू A। इसी प्रकार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी भी ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? आइदर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसमें M होती है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम 2a बोल दो, 2l बोल दो, 2d बोल दो, ठीक है। ये भी डायरेक्शन होती है। अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ टू, क्योंकि l मैंने वेक्टर लिखा ना, साउथ टू नॉर्थ होती है इनसाइड, ठीक है, क्योंकि क्लोज होती है ये। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, एक लूप ले लिया, ये तार जो ना ये बिल्कुल एक मैग्नेटिक डायपोल का भी काम करेगा। एक सिंपल वायर ले लिया, कॉइल, उसमें से करंट पास कर दो तो वो डायपोल मोमेंट का काम करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का। तो ये किस पे डिपेंड करती है भाई? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला तो ये होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है, NIA, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी रहता है। या N नंबर ऑफ टर्न, A एरिया ऑफ करंट, ज्यादा संख्या टर्न होगी कॉइल की तो ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, नीचे से देखेंगे साउथ है तो ये आपका क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। आई ज्यादा करंट, 2 एम्पियर करंट बढ़ाएंगे तो कम आपका 2 एम्पियर करंट जो है पास करेंगे तो कम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अगर 10 एम्पियर करंट पास करेंगे इस कॉइल से तो ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। एरिया, ये एरिया कितना है इस कॉइल का, ठीक है, ज्यादा एरिया को तो ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो सिंपल सी बात, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करता है, करंट ऑफ लूप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता ये पूछा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा उस पर डिपेंड नहीं करता है। बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस भाई, सबसे पहले कनकेव लेंस नाम आते ही इस तरह से आप फॉर्म बना लिया करो।
कहाँ पे है, फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कौन सी वाली यूज होती है, पीछे वाली यूज होती है, क्योंकि पैरेलल रे आएगी तो आगे डाइवर्ट होगी, तो डाइवर्ट किसके अनुसार होगी, पीछे वाले के अनुसार। ठीक है, तो पोल पे खड़े हो जाए। ठीक है, ये पोल हो गया इसका, पोल के इस तरफ वाले सारी की सारी मेजरमेंट नेगेटिव लेनी है, सारी की सारी मेजरमेंट नेगेटिव। ठीक है, यूवी एफ की बात कर रहा हूं, और इससे इस तरफ जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है वो उस तरफ से सारी नेगेटिव ने, और जिस तरफ ये जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद ये सारे पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर ले लिया हमने, क्योंकि पोल पे आप इस तरफ की मैग्नेट सारे नेगेटिव। ठीक है, इफ पोल, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। यू की वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज ए इमेज, यानी v की वैल्यू क्या करनी, v कहां पे है, इमेज कहां रखा होगा, जनरली आपको पता होना चाहिए। ये f है, हमेशा ही ये रे ऐसी जाएगी, हमेशा ही जो ये f और पोल के बीच में बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, स्मॉल बनेगी, लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करने की पूछ रखी है कि ये दूरी कितनी है, ये पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फाइंड आउट क्या करना है, 1/v फाइंड आउट करना है, तो 1/v फाइंड आउट करना है, तो एक तरफ रख लेते हैं 1/v माइनस 1/f माइनस 1 हमारे पास जो है प्लस का 1/u। ये फॉर्मूले के अनुसार है, अभी तक मैंने माइनस पॉजिटिव ये कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं 1/v, 1/f की वैल्यू कितने हैं, f की वैल्यू माइनस कितना 15, ये -30, 1/30, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 1/v के बराबर भी एलसीएम आ गया आपका 30, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, तो कितना आ गया, -3/30, क्या आ गया, -1/10, किसके बराबर वैल्यू, 1/v की वैल्यू -1/10 है। तो दोनों को पलट देंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -10 सेंटीमीटर। बताया था ना, 15 ऐसे है तो इस दोनों के बीच में बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, और इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। तो E इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ, तो इसमें रखेंगे मैं c/λ। तो देखिए क्या रिलेशन है, E और यहाँ पे क्या है, ये डोमिनेटर में है यानी हर में है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ कलर लाइट हैज द मैक्सिमम डेविएशन व्हेन द पास थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से पास करेंगे तो मैक्सिमम डेविएशन कैसे होगा, किसका डेविएशन होगा, ये रे आई, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और यहां पे इस तरह से ये रहेगा। तो इस ऑर्डर को हम पढ़ते हैं, वी बिगोर, VIBG, इस तरह से ऊपर होता है सबसे रेड, तो ये रे आ रही थी, इसमें देखो ये रे आपकी आई इंसिडेंट रे, और वोलेट होगी ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये रे इंसिडेंट थी, वोलेट ऐसे है, रेड ऐसे है। ठीक है, तो इस इनकमिंग रे से वोलेट तो ऐसे मुड़गी, तो ज्यादा कौन सी मुड़ी, वोलेट। ठीक है, तो मैक्स डेविएशन किसका ज्यादा है, डेविएशन मैक्सिमम है वोलेट का मैक्सिमम, और डेविएशन आपका जो मिनिमम है किसका होगा, कम से कम कौन सी मुड़ी है, रेड मुड़ी है, ये मिनिमम है। ठीक है, वेवलेंथ की भी बता देता हूं भी, वेवलेंथ रेड की क्या होती है, वो आपका जो है मैक्सिमम होती है रेड की, और वेवलेंथ वोयलेट की मिनिमम होती है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर गए, ऑर्डर ऐसे लिखना है वीपी का, नीचे डेविएशन ज्यादा, डेविएशन कम हो रहा है, नीचे से ऊपर आएगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेविएशन ज्यादा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है भाई। ठीक है,
तो इस तरह से, तो इसका आंसर आएगा मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, आपका वॉयलेट का होगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस, एक चार्ज मूव हो रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रेस्ट में है, थोड़ी देर पहले बताया था, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ओनली। अगर ये चार्ज आपका मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन आइस मेल्ट इट डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, आइस जब मेल्ट होती है, आइस मेल्ट का मतलब हमारे पास 0 डिग्री पे है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस इसका। ठीक है, तो ये मेल्ट होगी। ठीक है, तो आपका वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है, देखिए वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर हम कर रहे हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। मेल्ट का मतलब क्या, 0 से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, और 4 डिग्री पे हमें पता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी बताओ, 0 डिग्री से 4 डिग्री पे आ रहे हैं, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री होती है, तो 4 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो मैक्स डेंसिटी बढ़ रही है उसकी ना। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी भी, ध्यान रख लेना। ठीक है, 4 डिग्री में मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। ठीक है, उसके बाद वो फिर फैलना शुरू होता है, टेम्परेचर जैसे 4 डिग्री से 3 डिग्री किया, 2 डिग्री किया, 1 डिग्री किया, तो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा वॉल्यूम मतलब कम डेंसिटी। ठीक है, और 4 डिग्री पे सबसे कम वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है सेम मास में, तो डेंसिटी अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द यूनिटलेस। यूनिटलेस किसकी नहीं होती, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस की, यंग मॉडुलस चाहे कोई भी हमारे पास यंग मॉडुलस की बात होती है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी आ गई, यंग मॉडुलस की आ गई। स्ट्रेन की भी बताया कोई यूनिट नहीं होती। प्रेशर की भी तो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा यूनिटलेस स्ट्रेन है हमारे पास, या रिलेटिव कोई भी हो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी बोल दें वो भी यूनिटलेस होती है। रिलेटिव कुछ भी बोले तो वो हमारे पास यूनिटलेस होती है, और स्ट्रेन हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका ये क्वेश्चन नंबर 75। द लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किस पे डिपेंड करता है ये, क्या कंजर्व होता है इसमें, इसमें होता है एनर्जी कंजर्व। चार्ज की बात नहीं करता ये, एनर्जी की बात करता है। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ जो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट है आई। ठीक है, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, अपोज करता है किस चीज का, केज ऑफ इट्स प्रोड्यूस, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वो एनर्जी को आपका मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से जो एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मोमेंटम का कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक तरह से एनर्जी ही कंजर्व होगी, जैसे कि हमारे पास जो मैग्नेट है उसको मोशन में लेके आएंगे, या किसी और ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो एक तरह से एनर्जी ही कंजर्व होती है। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी ही आपकी ट्रांसलेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये था भाई। ठीक है, नेगेटिव साइन जो होता है ना हमारे पास जो फ्लक्स का, ये ईएमएफ माइनस डी फाई बाय डी जो टी है, ये माइनस साइन जो इंडिकेट करता है ये आपका लेंस की वजह से है। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करता है अपने केज की वजह से। तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 भी हम जल्द लेके आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, तो फास्ट है तो वो थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख ले, और जिन्होंने देखो +2 का सिलेबस कर रखा है तो उनके लिए इजी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप भी कहोगे कि इतने इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं भाई, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चंस हैं। और इससे क्या होगा, मैं थोड़ा टाइम क्यों ले रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, जर्नलिस्ट डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन टाइम का बेनिफिट ये है कि आपके टॉपिक्स का क्विक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो, सो प्लीज like, share and subscribe the video for more videos. Thank you very much.